ओके, अब मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ना गाइस, वो सुनना एंड तक। अराउंड 1.5 आवर तक चल सकता है ये सेशन। बट उसके बाद आप लोग फ्लेक्स कर पाओगे, आप बोल पाओगे भाई तेरे को पता है क्या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में क्या हुआ है और उसका कनेक्शन इंडियन मार्केट के साथ क्या है। उतना आप एटीट्यूड के साथ बात कर सकते हो। जी हाँ, सो टुडे रादर नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग जो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट टुडे सर? वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल markets with फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। दुनिया की कोई बुक में आपको ये नहीं मिलने वाला है जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरे काफी इयर्स का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। एंड ऑब्वियसली आज ये एक ओवरव्यू है, फर्स्ट डे है, तो मेरे पास भी एक बोलते हैं ना लीवे है, मेरे पास भी एक फ्रीडम है कि मैं सब ये सब फर्स्ट डे पे तो बोलते हैं ना आइस ब्रेकर करके आई कैन डू ऑल ऑफ दैट। कल से तो वही घोड़े वही मैदान स्टार्ट करना ही है अपने को, फर्स्ट चैप्टर म्यूचुअल फंड्स के साथ, वो तो अपन करने ही वाले बेसिक से। बट आज मैं चाहता हूं कि यार बोलते हैं ना हदे पार करके लेट्स टेक थिंग्स फॉरवर्ड। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट of any country, financial market of any country is dependent on the economic and financial policy of that particular country। समझ रहे हो तुम लोग? किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल मार्केट किसके ऊपर डिपेंडेंट है पता है? उस पर्टिकुलर कंट्री के फाइनेंशियल पॉलिसी के ऊपर। तुम लोग ने ये वर्ड सुना है आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी? ये वर्ड सुना है कभी? कभी तो सुना होगा ऐसा, आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी। या फिर ये वर्ड सुना है यूएस फेड मॉनिटरी पॉलिसी। यूएस जैसे इंडिया का आरबीआई है ना, वैसे वहां पे यूएस में होता है फेडरल रिजर्व। ठीक है, तो ऐसा सुना है कभी तुम लोग ने यूएस फेड मॉनिटरी पॉलिसी? ये सब वर्ड सुने हैं तुम लोग ने? बोलो बोलो, टेल टेल। तो ये सब क्या होता है? दीज आर फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस टीम ऑफ इंडिया के साथ डिसाइड करता है कि क्या इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी होना चाहिए अपनी कंट्री का। वैसे ही यूएसए में, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही यूरोप में, सब जगह इस हिसाब से ही पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। तो व्हाट इज द फाइनेंशियल मार्केट of a country dependent on financial market of a country is dependent on what? It is dependent on the economic and financial policy of a country। राइट? ठीक है, अब इनका मेजर काम क्या होता है? एनी आइडिया? जब ये लोग अपना एक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी बनाते हैं तो इन लोगों का मेजर काम क्या होता है? आरबीआई गवर्नर है, फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का तो चलो आप बोलोगे बजट बनाना है। आरबीआई गवर्नर का सबसे मेन काम क्या होता है मैं आपको बताऊं? उनका दो मेन काम होता है, टू मैनेज टू थिंग्स। टू मैनेज टू थिंग्स, एक इन्फ्लेशन ऑफ आवर कंट्री, जो तुम लोगों को लगता होगा अरे इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बताता हूं इसमें क्या बड़ी बात है, रुको जरा सब्र करो, बताता हूं मैं। एंड दूसरा है
मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑफ अ कंट्री है। सर इसमें भी क्या बड़ी बात है? इसमें भी क्या बड़ी बात है, बताता हूं। दोनों चीजें आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, और फिर मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है? और आधे घंटे बाद पूछता हूं क्या ये मैनेज करना इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है? चलो रेडी है अपन लोग? अरे भाई एक सेकंड यार, मैंने इसको तो वाईफाई में डाल देते हैं। चलो वाईफाई भी बंद। ओके चलो स्टार्ट करेंगे। सो कोई भी कंट्री का फाइनेंशियल मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, एंड जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी बनाता है उसका मेजर काम होता है दो चीजों के ऊपर, वन रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट्स एंड द अदर इज रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन। अगर ये दोनों चीज प्रॉपरली मैनेज नहीं हुई देन इन दैट केस क्या हो सकता है वो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं थ्रू टू ग्लोबल एग्जाम्पल्स। बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले एग्जाम्पल की, एंड उस एग्जाम्पल में है मेरी कंट्री जिसका नाम है जापान। नाम तो सुना होगा गाइस, क्या तुम लोग ने सुना है? जापान इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और आप लोग ये बात सुन के शॉक हो जाओगे, जापान कितना बड़ा है पता है? कितना बड़ा है जापान? राजस्थान स्टेट है ना, राजस्थान स्टेट, खाली उतना बड़ा है जापान, बट इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। सोचो क्या लेवल का डेवलपमेंट होगा उस कंट्री का। यार अपने कंट्री के 30 स्टेट्स में से एक स्टेट के जितना है ये जापान, बट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, in terms of economy, in terms of GDP, just look at how big it is. But अब इस कहानी को ध्यान से सुनना। अपन सबको पता है जापान के साथ 1950s में क्या हुआ, एनी आइडिया? जापान के साथ 1950s में क्या हुआ? जापान फेस्ड वर्ल्ड्स लीथल न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक। दो एटम बॉम्ब्स गिरे थे जापान के ऊपर। अगर तुम लोगों को पता होगा तो कहां पे हुआ था ये अटैक? कहां पे हुआ था ये अटैक, याद करो। करेक्ट, हिरोशिमा नागासाकी, वन ऑफ जापान टू मोस्ट, मतलब जैसे इंडिया में अगर मैं बोलता हूं कि मतलब मेन सिटीज है बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब क्या है? मेन जगह है इंडिया की, फाइनेंशियल हब्स है। वैसा ही कुछ यहां पे हुआ 1950s में। जापान वॉज बॉम्ब्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके पीछे का क्या स्टोरी है वो कभी अपने को टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा तुम्हारे को। बट बिकॉज ऑफ दीज टू बॉम्ब्स जापान वॉज डिवास्टेटेड, मतलब पूरा इकोनॉमी खत्म, पूरा इकोनॉमी का बैंड बज गया, एंड दे हैड अ वेरी वेरी बैड टाइम। हु डिड दैट टू देम? यूएसए ने बॉम्बिंग किया जापान के ऊपर, पर उसके पीछे का भी कुछ स्टोरी है। इसके पहले कि तुम लोग यूएसए को नेगेटिव इंपैक्ट दो, मैं बोलता हूं देयर इज अ रीजन। अभी फिलहाल वो स्टोरी पे नहीं जाएंगे, अब जापान पे आ जाओ। 1950 में क्या हुआ? कंट्री डिस्ट्रॉय। 1950 में पूरा का पूरा कंट्री क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहां पे अपना जापान रुका नहीं। जापानीज पीपल एक अलग ही लेवल के लोग हैं। जापानीज पीपल ने बोला इट्स ओके, तुमने हमारे कंट्री के साथ ऐसा किया है, वी विल नॉट बाउ डाउन। हम लोग क्या करेंगे बताए? हम लोग अब 5 टाइम्स एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, और अपनी कंट्री को वर्ल्ड का सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट कंट्री दुनिया को बना के बताएंगे। एंड यू विल नॉट बिलीव, विद इन 15 years, 1968 में, ज्यादा दूर नहीं, विद इन 15 to 18 years, Japan in the year 1968 became
second largest country in terms of GDP, obviously behind अमेरिका। जीडीपी के टर्म्स में जापान के आगे खाली एक कंट्री थी एंड दैट वाज अमेरिका। भाई तुम विश्वास करोगे 1960s में टोक्यो में ना ओलंपिक्स हुआ। टोक्यो ओलंपिक्स है, बहुत फेमस है। ये टाइम पे वो लोग के पास ऑलरेडी बुलेट ट्रेन आ गया था। इंडिया 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर हो गया है, बट अभी तक अपना यहाँ पे बुलेट ट्रेन का फिलहाल तो ना वो निशान भी नहीं है। दिस कंट्री हैड इट 60-70 years बैक, वो भी तब जब उनको ऑलमोस्ट उनकी कंट्री को बॉम्बिंग्स की वजह से खत्म कर दिया था। उसके बाद उन्होंने ये चीज करके दिखाई है। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ लेवल दीज पीपल हैड। अब 1960s में उनके पास आ गया बुलेट ट्रेन। 1968 में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, सारी की सारी दुनिया को दे आर मेकिंग। अभी जो अपना जो सब्जेक्ट है ना SCPM, कॉस्टिंग, ये सारा सब्जेक्ट किसकी वजह से बना है? जापानीज पीपल की वजह से। उन्होंने रियल लाइफ में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट को यूज किया, कॉस्टिंग को यूज किया और इतना बड़ा इकोनॉमी खड़ा करके दिखाया पूरी की पूरी दुनिया को। अब सुनो, 1970 में उनका इंडेक्स था निक्केई। तुम लोग ने निफ्टी के बारे में सुना है? यू हैव हर्ड अबाउट निफ्टी? ऑब्वियसली आई विल टीच यू इन डिटेल व्हेन वी डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बट सुना होगा ना निफ्टी। निफ्टी वर्ड तो सुना होगा ना, स्टॉक मार्केट निफ्टी। स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है निफ्टी। इन द ईयर 1970 जापान मतलब भर दौल में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगा एंड इट बिकेम अ वेरी वेरी डेवलप्ड इकोनॉमी। इट बिकेम अ वेरी वेरी डेवलप्ड इकोनॉमी। समझ रहे हो? 1970 में निक्केई था 14,000 पॉइंट्स के ऊपर। ध्यान से सुनना, निक्केई था 14,000 पॉइंट्स के ऊपर। इन द ईयर 1985 it reached to 35,000. In the year 1989 Nikkei reached to 39,000 points. सोचो, पॉइंट्स मतलब आप समझ लो ये वो लोग का ग्रोथ हो रहा है कि 1970 में अगर 14,000 करोड़ था जापान के पास एग्जांपल के तौर पे, तो 1989 में मतलब विद इन 20 इयर्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पैसा आ गया। 14,000 करोड़ का 39,000 करोड़ वो लोग के पास पैसा आ गया 1989 में। अब आज चल रहा है समझो 2026, तो 26 प्लस 10 36 प्लस 1 37 इयर्स फ्रॉम नाउ। टेल मी जिस कंट्री का 1989 में 1970 में कितना था? गाइस प्लीज मेरे को अभी इसका जवाब चाहिए सब लोग से। 14,000, 85 में कितना था? 35,000, 89 में कितना था? अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं भाई, एग्जैक्ट में ऊपर मत जाना। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द ईयर 2026 व्हाट इज द निक्केई इंडेक्स? एनी गेसेस? लुक एट द ग्रोथ दैट दे हैव हैड। एनी गेसेस कितना होगा निक्के इंडेक्स? कोई गूगल नहीं करेगा, नो चीटिंग, यू हैव टू गिव योर एस्टिमेशन। क्या लग रहा है आपको कितना होगा उसका इंडेक्स? गेस, एनी गेस, कम ऑन। कम ऑन, बोलो बोलो, टेल टेल। हो सकता है आप लोग गूगल ड्राइव पे देख रहे हो तो आपको लगेगा कि सर हम कैसे आंसर दे। तुम लोग मुझे व्हाट्सएप कर दो यार, तुम लोग कहीं पे भी लिख लो, बट मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए। फरहान, वेरी गुड। फरहान बोल रहा है सर 1,50,000, वेरी नाइस। ओके, पार्थ बोल रहा है 80,000। आस्था बोल रही है इन लैक्स। कोमल बोल रही है 70,000। नाइस नाइस। अदर्स कम ऑन। भाई टेक्नोलॉजी का बादशाह था यार, है रादर। जापान टेक्नोलॉजी का बादशाह कहलाता है।
बोलो कितना? कम ऑन, पूरे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट का जिम्मेदारी इज विद जापान। मतलब इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स दे प्रोवाइड इन लैक्स, 70,000, 80,000, 1.5 lakhs. Nice, nice, nice. Now let me tell you the answer. In the year 2026, Nikkei index is 39,000. जी हाँ, 37 years बाद भी 85,000, somebody saying guys 35 years के बाद भी आज भी निक्केई उधर का उधर ही है। क्या आप शॉक हुए ये सुनकर? सर ऐसा क्या हो गया, अभी तक उधर का उधर ही, 39,000 का 39,000 ही। यस, एंड उसके पीछे द ओनली रीजन इज इनकरेक्ट डिसीजन टेकन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ जापान। क्या आप सुनना चाहोगे ये स्टोरी, क्यों ऐसा हुआ और कैसे ये चीजें कनेक्टेड है? क्या आप मेरे से सुनना चाहोगे? और मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली प्रूव कर सकता हूं, मैं तुम्हारे को प्रैक्टिकली प्रूव कर सकता हूं। ये देखो निक्केई, मैं फॉर एग्जांपल अभी गूगल पे डालता हूं निक्केई इंडेक्स। ये देखो निक्केई इंडेक्स कितना दिख रहा है तुम लोगों को? निक्केई इंडेक्स कितना दिख रहा है? 37,000 दिख रहा है। अब ये देखो मैक्स, मैं डालता हूं मैक्स। ये देखो कहां से कहां पहुंचा था, ये देखो 1989 में कितना था निक्केई? 39,000 दिख रहा है तुम लोगों को? ये देखो इधर निक्केई, गाइस 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 गाइस, देखो ना आंखों के सामने निक्केई 225 इन द ईयर, ये देखो इधर दिखेगा 29 दिसंबर 1989, देखो कितना दिख रहा है? 38,917। आज की तारीख में भी वो इतना नहीं पहुंच पाया है। सोचो, आज की तारीख में भी वो इतना नहीं पहुंच पाया है। अभी तक इट हैज नॉट रीच टू दैट 39,000 का फील्ड। सोचो, अभी तक उधर का उधर ही है। फ्लैट लाइन दिख रहा है, 40 साल फ्लैट लाइन, 40 साल फ्लैट लाइन। 37,000 ही आया अभी तक, तो 39,000 पहुंचा भी नहीं है। मैंने तो इधर 39,000 लिख दिया है, 39,000 पहुंचा भी नहीं। 1989 में 39,000 पे था, सोचो अभी तक 39,000 पे पहुंचा भी नहीं है वो। ऐसा क्या हो गया सर? 40 years तक वो कंट्री में कुछ नहीं चेंज हुआ, ऐसा क्यों? फॉर वन सिंपल रीजन, एंड दैट इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। आपको पता है ईयर 1990s में जीडीपी ऑफ जापान was approximately, GDP of जापान was approximately $4 ट्रिलियन। साला आज 2026 आ गया है, अभी भी इसका जीडीपी है अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रिलियन। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, तुम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मत ले जाना, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं। सोचो सर ऐसा क्या हो गया सर? अब तो हम लोग को जानने का बहुत मन कर रहा है। इतना सुपर इकोनॉमी, इतना अच्छा चल रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छा है, वो तो इधर से ही पता चल रहा है कि यार कंट्री ने इतना जल्दी बुलेट ट्रेन और ये सब चालू कर दिया। सर ऐसा क्या हो गया, बताओ जल्दी फटाफट। आओ बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। एंड देन वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट टू द इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री एंड देन टू द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। आ जाओ, मैंने बोला था ना एग्जाम्पल दूंगा और कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूंगा, आज ही स्टार्ट कर रहा हूं वो चीज। फोकस, ओके, पे अटेंशन। नाउ इंडिया से फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट करता है कुछ, ठीक है? हाँ इधर ध्यान देना सब लोग, इंडिया एक्सपोर्ट करता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल आई एम, यू आर एन इंडियन एक्सपोर्टर, यू आर एन इंडियन एक्सपोर्टर। ध्यान से सुनना प्लीज एवरीबॉडी, ठीक है? ध्यान से सुनना। इन इंडिया $1 टुडे इज इक्वल टू ₹90, ठीक है? एंड टुमारो if $1 will become ₹95, the Indian exporter will be happy or sad? The Indian exporter will be happy or sad? बोलो, टेल मी, द इंडियन एक्सपोर्टर विल बी हैप्पी और सैड? मतलब आप सोचो ना, आप इंडियन एक्सपोर्टर हो, आपने डॉलर
1 लाख का गुड्स एक्सपोर्ट किया, ठीक है, आपको लग रहा था कि आपको $1 लाख अगर आज मिलेगा तो $1 लाख मल्टीप्लाई बाय 90 है, $1 का, इतना तो बेसिक समझते हो, तो आपको 90 लाख रुपीस मिल सकता था। बट अगर ये 90 का 95 हो गया कल उठ के, तो ये $1 लाख मल्टीप्लाई बाय 95, कैन आई से ₹95 लाख हो जाएगा ना यार, एज सच। समझे क्या तुम लोग, एवरीबॉडी बोलो। सो द इंडियन एक्सपोर्टर विल बी हैप्पी और सैड? Very good, Komal. Very good, Avinash. Very nice. Can I say the Indian exporter will become very, very happy? Very, very happy. बराबर? क्योंकि भाई 90 lakhs का 95 लाख मिल रहा है मेरे को, हा, यही तो चाहिए था लाइफ में। डन डन। बट अगर सोचो आप इंडियन एक्सपोर्टर हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंडियन एक्सपोर्टर हो, $1 इक्वल टू ₹90 है, और ये हो गया $1 इक्वल टू ₹75। अब इस एक्सपोर्टर का हालत क्या होगा? अब इस एक्सपोर्टर का हालत क्या होगा बताओ, बोलो बोलो, चल चल बताओ, अब इस एक्सपोर्टर का हालत क्या होगा? सैड हो जाएगा। पार्थ बोल रहा है सर सैड हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? अब मेरे को आप एक बात बताओ, एज अ एक्सपोर्टर आप यहां पे एक्सपोर्ट करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? डू यू वांट टू एक्सपोर्ट और यू डोंट वांट टू एक्सपोर्ट? नाउ यू वांट टू एक्सपोर्ट और यू डोंट वांट टू एक्सपोर्ट? डोंट वांट टू एक्सपोर्ट, आई डोंट वांट टू एक्सपोर्ट। बोलो क्या करना चाहोगे आप? बराबर है। अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तो इंडियन एक्सपोर्टर बोलेगा हमको एक्सपोर्ट नहीं करने का है सर, लॉस हो जाएगा, एग्जैक्टली सैड हो जाएगा वो, बराबर है। अब इसको जापान के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूं। ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि इंडिया का डॉलर रुपीस अपन समझते हैं, सीधा जापानीज येन यूज करूंगा तो थोड़ा भारी हो जाएगा, इसके लिए मेरे एग्जाम्पल पे आता हूं मैं, अभी ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ पता है क्या? जापान भी एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड को, इंक्लूडिंग यूएसए। यूएसए को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। टुडे टुडे द रेट इज $1 इक्वल टू 350 जापानीज येन। 350 जापानीज येन, ठीक है ना, ये उनका डॉलर का रेट है, ठीक है। अब टुमारो एंड आफ्टर हो गया $1 इक्वल टू 250 जापानीज येन। आप मेरे को बताओ, द एक्सपोर्टर ऑफ जापान विल बी हैप्पी और सैड? विल बी हैप्पी और सैड? द एक्सपोर्टर ऑफ जापान विल बी हैप्पी और सैड? बोलो बोलो, चल चल। Can I say sad? Very good, Parth. Everybody is getting my point. So, correct. So, can I say कि यहां पे अब ये जो जापान का एक्सपोर्टर था ना, वो बोला कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया। अगर मैं 1 लाख JPY का माल बेचा तो पहले मेरे को 350 लाख JPY मिलता था। अब बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन करेंसी रेट मेरे को 250 लाख JPY मिलेगा। मेरे को 250 लाख JPY मिलेगा, अरे हाँ कि ना? सो आई विल नॉट वांट टू एक्सपोर्ट, बराबर है। तो ये लोग ने क्या किया पता है क्या? देखो, आप कभी भी अटकते हो ना, सो यू विल ऑलवेज फॉल बैक टू योर गवर्नमेंट। ये लोग गए अपने गवर्नमेंट के पास और ये लोग ने अपने गवर्नमेंट को जाके बोला कि भाई देखो मेरे को हो रहा है यहाँ पे लॉस। किसने बोला? ये लोग ने बोला, एक्सपोर्टर ने जाके, कि हमारे को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और हम लोग को ये नहीं जमेगा, तो अब हम लोग क्या करें? तो जापानीज गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, तुम लोग ऐसा मत करो, ऐसा टेंशन मत लो। हम लोग क्या करते हैं पता है क्या? हम लोग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसको लो कर देते हैं, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूं, सुनो। समझो मेरा सेलिंग प्राइस है 100, ठीक है, और मेरा से मेरा कॉस्ट है 60, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया? बोलो ना, मेरा नेट प्रॉफिट 40 आया। अब हुआ क्या
ये लोग का सेलिंग प्राइस कम हो गया क्योंकि इधर मेरा डॉलर होता है ना, वो जापान का रेट डॉलर के साथ ऐसा हो गया कि मेरा ये सेलिंग प्राइस हो गया 80। तो अब मैं अगर कॉस्ट 60 रखूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट तो 20 हो जाएगा, तो मेरे को तो नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला पता है क्या, कोई बात नहीं, ये सेलिंग प्राइस तुम्हारा 80 है, देखो अभी जो ग्लोबल डॉलर और जापान येन का रेट है उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस कॉस्ट को रिड्यूस करके 40 कर देते हैं, तो तुम्हारा भी प्रॉफिट पहले जितना 40 आता था अब भी आ जाएगा। एक्सपोर्टर बोला यस सर, ये बहुत अच्छा आइडिया है, आप ऐसा कुछ कर दो। पर आप ऐसा कैसे करोगे जापानीज गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जापानीज गवर्नमेंट ने क्या किया पता है क्या, जापानीज गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट्स, मतलब अगर आपको लोन चाहिए ना बिजनेस करने के लिए, मालूम है बिजनेसमैन लोन लेते हैं, तो समझो मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, बराबर है। तो इन्होंने क्या किया जापानीज गवर्नमेंट ने, ये तो जापानीज गवर्नमेंट के हाथ में, उन्होंने ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 6% टू 2%। अब अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो जो बिजनेस ओनर्स है दे विल बी हैप्पी और सैड, ये जो बिजनेस ओनर्स है दे विल बी हैप्पी और सैड। इफ दे आर गोइंग टू बी हैप्पी वाई, इफ दे आर गोइंग टू बी सैड वाई, ये तुम लोगों को मुझे बताना है, बताओ। जापानीज गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये तो नुकसान हो रहा है एक्सपोर्टर को, तो बेचारा अपने एक्सपोर्टर को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो जापानीज गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं इनका कॉस्ट कम कर देता हूँ, क्योंकि सेल्स तो अपने हाथ में नहीं है, वो तो ग्लोबल फॉरेक्स रेट्स के ऊपर है, तो मैं इनका कॉस्ट कम कर देता हूँ। तो मैं कॉस्ट कम करूँ कैसे, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग ने जो लोन लिया है ना उसके ऊपर तुम 6% इंटरेस्ट देते हो, उसके जगह पे अभी 2% इंटरेस्ट दो। अब अगर तुम 2% इंटरेस्ट दोगे तो तुम्हारा तो कॉस्ट कम हो जाएगा, तुम्हारा कॉस्ट कम हो गया तो तुम्हारे को जितना पहले प्रॉफिट मिल रहा था अभी भी उतना ही प्रॉफिट मिल जाएगा, तो तुम लोग खुश। तो वो लोग जापानीज का जो एक्सपोर्टर्स थे वो लोग बोले अरे सर क्या बात है, तो जापान गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस किया, जैसे जब इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, समझो वहां का जो रिजर्व बैंक ऑफ जापान है उसने अनाउंस किया इंटरेस्ट रेट टू बी रिड्यूस फ्रॉम 6% टू 2%। ये एक अनाउंसमेंट की वजह से, ये एक अनाउंसमेंट की वजह से जापान 40 इयर्स का प्रोग्रेस रुक गया, ये एक अनाउंसमेंट की वजह से। क्यों सर ऐसा क्या हो गया, 6% का था, 6% का मेरा इंटरेस्ट रेट था, अब 2% का इंटरेस्ट रेट हो गया सर, उसमें इतना क्या तहलका हो गया कि जापान 40 इयर्स पीछे चले गया। अब यहां पे स्टार्ट होती है ये रियल स्टोरी, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ पता है क्या, जापान में इंटरेस्ट क्या रेट के ऊपर मिलने लगा, जापान में इंटरेस्ट क्या रेट के ऊपर मिलने लगा, बोलो बोलो, जापान में इंटरेस्ट क्या रेट के ऊपर मिलने लगा, बोलो, लोन क्या रेट के ऊपर मिलने लगा, 2%, टू भी नहीं, उन्होंने फिर बाद में इसको है ना 1% कर दिया और बोला लो तुम लोग बिंदास लोन ले लो, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, तुम लोग खुश रहो, एक्सपोर्टर तुम लोग खुश रहो, बराबर है। तो लोन मिलने लगा इसके ऊपर। आप मेरे को बताओ, अगर आपको 1% के ऊपर लोन मिल रहा है तो आप लोन लोगे या नहीं लोगे, आप लोन लोगे कि नहीं लोगे, आपको 1% के ऊपर लोन मिल रहा है, बोलो यस और नो, बोलो यस वी विल टेक लोन और वी विल नॉट टेक लोन, बोलो बोलो, टेल टेल, यू विल से दैट यस सर डेफिनेटली वी विल टेक अ लोन सर, सीधी सी बात है, बराबर है। सो यू विल इमीडिएटली से यस, यस वी विल टेक अ लोन, बराबर है। अब यहां पे वी विल टेक लोन, बराबर है। जापान ने ये इंटरेस्ट रेट कम इसलिए किया था कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस का खर्चा कम कर पाए, और वो खर्चा कम होगा तो उनका कॉस्ट कम होगा, तो इट विल बी रिजल्टिंग इनटू अ प्रॉफिट। पर जापान के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया पता है क्या, उन्होंने जापान बैंक से लोन लिया, जापान बैंक से लोन लिया एट द रेट 1%, और इस पैसे को इन्वेस्ट करना चालू किया स्टॉक मार्केट में और दूसरा रियल एस्टेट मार्केट में।
किसमें? स्टॉक मार्केट में। अब जैसे स्टॉक मार्केट में मेरे मैं क्या करूंगा पता है? मैं 1 करोड़ रुपए का लोन लूंगा और 1 करोड़ का रुपए का लोन लेके मैं क्या करूंगा? मैं स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा। तो स्टॉक मार्केट में जो निक्की जो निक्की 14,000 पे ट्रेड हो रहा था, उधर कैन आई से पब्लिक पैसा डालना चालू करेगा, तो डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो निक्की का भाव बढ़ेगा। निक्की हो गया 35,000, निक्की हो गया 39,000। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको गाइस? क्या ये वाली बात समझ में आई? भाई पब्लिक को लोन फ्री में मिलने लग गया ना, ऑलमोस्ट नो इंटरेस्ट। तो पब्लिक ने लोन लिया, गलत नहीं है, पब्लिक ने लोन लिया और ये लोन लेके क्या किया पब्लिक ने? करेक्ट, इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। कहां पे इन्वेस्ट किया बेटा? कहां पे इन्वेस्ट किया? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो स्टॉक मार्केट में पब्लिक 1-1 करोड़ रुपया पैसा डालने लगा। मेरे पास 1 करोड़ आया, मैंने क्या किया? 50 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में डाला। अब ऐसे मेरे जैसे और बहुत सारे लोग थे, सब लोग ने स्टॉक मार्केट में 50-50 लाख रुपया डालना चालू किया। तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ गया स्टॉक मार्केट में। डिमांड बढ़ता है कोई भी चीज का तो भाव बढ़ेगा, सीधी सी बात है, प्राइस बढ़ेगा। हाँ कि ना? बोलो यस और नो एवरीबॉडी। ये समझ में आया? स्टॉक मार्केट और निक्की समझ में आया? कैसे निक्की कैसे ऊपर गया? बोलो यार, बोलो यस सर, निक्की अंडरस्टूड, इतना बोल दो बस। अरे निक्के ही रे बाबा, निक्की तुम भी यार। अच्छा बैच में कोई निक्की स्टूडेंट नहीं है? समझ में आया? अरे बोलो यार, बोलते क्यों नहीं? राइट। अब दूसरा एंगल समझो। अब मेरा बाकी का 50 लाख मैंने डाला, कहां पे डाला पता है? बाकी का मैंने मेरा 50 लाख डाला रियल एस्टेट मार्केट में। जी हां, मैंने क्या किया? मैं गया रियल एस्टेट मार्केट में और मैंने वहां पे ये जो मेरा लोन का पैसा था ना, उससे घर खरीदा। ठीक है, 50 लाख का लोन दिया, बराबर है? 50 लाख का लोन लिया और मालूम है तुम लोगों को, लोन के लिए आपको कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है। ओ बेटा, पता है आपको? मॉर्गेज, गिरवी, गिरवी, गिरवी समझते हो? मॉर्गेज, आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो पब्लिक क्या करने लगा पता है? पब्लिक 50 लाख का लोन लेने लगा। मैंने 50 लाख का लोन लिया, लोन लेके मैं घर खरीदा। बैंक से लोन लिया, बैंक को मैंने ये घर गिरवी रख दिया, मॉर्गेज पे रख दिया। अब मैं जैसे 50 लाख का लोन लेके खरीद रहा हूं, और भी लोग 50 लाख का लेके घर खरीदने लगे, और भी लोग 50 लाख का लोन लेके घर खरीदने लगे। आप मेरे को बताओ, रियल एस्टेट वैल्यू क्या होगा? घर का वैल्यू क्या होगा? मैंने खरीदा, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, उसने फ्रेंड को बोला, पार्थ ने ध्रुविल को बोला, ध्रुविल ने कोमल को बोला, फरहान को बोला, फरहान ने अभिनेश को बोला, अभिनेश ने ऐश्वर्या को बोला, ऐश्वर्या ने रेशम को बोला। ऐसे सब लोग घर खरीदने लगे और घर खरीदा, आपने लोन पे लिया और आप बैंक को ही बोल रहे हो, ले बैंक, मैं तेरे को ये मेरा घर मॉर्गेज पे रख देता हूं, तो ले पेपर रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्गेज पे, पर घर तो मेरे नाम पे रहेगा, पैसा रिटर्न कर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को बताओ क्या होगा? क्या होगा? घर का वैल्यू का क्या होगा? सब लोग घर लेने लगे, तो रियल एस्टेट प्राइसेस विल ऑल्सो राइज। और हमको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गया। अरे सब लोग घर लेने लगे, मेरे को भी घर दे दो, मेरे को भी घर दे दो, मेरे को भी घर दे दो, फ्री में लोन मिल रहा है, अरे यूज करके ले लो ना घर, क्या प्रॉब्लम है? 50% डालो स्टॉक मार्केट में, 50% डालो रियल एस्टेट मार्केट में, प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज एंड दिस इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग। फरहान नहीं, इंक्रीज इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। क्या होगा पता है? एक टाइम पे टोक्यो रियल एस्टेट, एक टाइम पे, सच्ची बात बता रहा हूं, एक टाइम पे टोक्यो रियल एस्टेट का प्राइस था 5,000 पर स्क्वायर फीट। ये बढ़कर इतना डिमांड आया कि हो गया 50,000 पर स्क्वायर फीट। 50,000 पर स्क्वायर फीट, 5,000 से 50,000 स्क्वायर फीट। सोचो अब क्या हुआ पता है? ये मैंने घर लिया, अब मैं देखो तुम लोगों को बताता हूं। संकल्प ने होम लिया, कितने का? 50 लाख का, और इसी को क्या किया? मॉर्गेज। और भी लोगों ने होम लेना चालू किया, तो होम का वैल्यू बढ़ गया, होम का वैल्यू बढ़ गया, होम का वैल्यू हो गया 80 लाख।
क्योंकि होम रियल एस्टेट प्राइस बढ़ रहा है, सब लोग ले रहे हैं, तो भाव तो बढ़ाएगा ही ना सामने वाला। भाई तुम्हारा कोई माल बिक रहा है, फरहान भाई, तुम्हारा कोई माल बिक रहा है, बहुत ज्यादा लोग ले रहे हैं तुम्हारा माल, तो तुम उसका भाव बढ़ाओगे कि कम करोगे? सीधी सी बात है, तुमको लग रहा है मेरा माल बिक रहा है, मैं ही भगवान है, मैं इसका भाव बढ़ा दूंगा, तो मेरा स्टॉक मार्केट का वैल्यू बढ़ के 80 लाख रुपीज हो गया। अब मैं ये 80 लाख रुपीज को मॉर्गेज, ये वाले घर को मॉर्गेज पे रखा, और एक 80 लाख का लोन लिया, और ये 80 लाख के लोन से और एक संकल्प ने घर ले लिया। संकल्प ने बोला आहा, एक ही घर क्यों, मैं 2 घर लूंगा और लोन लेता हूं। भाई लोन लेने पे क्या प्रॉब्लम है, इतना सस्ता मिल रहा है, और थोड़ा स्टॉक मार्केट में पैसा किया। ऐसा करते करते क्या हुआ, रियल एस्टेट डिमांड इंक्रीज, स्टॉक मार्केट प्राइस इंक्रीज, और जब तक ये बहुत आगे बढ़ गया, तब जापान गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया, भाई ला, ये तो खुफियापंती हो गया। भाई हम लोग ने तो ये 6% का 1% किया था कि इसके लिए कि पब्लिक इससे बिजनेस लोन ले सके, बट अब हुआ क्या, पब्लिक ने तो ये लोन लेके वो जापान गवर्नमेंट ऐसे बोलने लगा, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है माँ, तो ये लोन लेके रियल एस्टेट डिप में डाल दिया, स्टॉक मार्केट में डाल दिया। अब जापान गवर्नमेंट क्या करेगा बताओ, अब जापान गवर्नमेंट क्या करेगा, आप मेरे को बताओ। आप अगर जापान गवर्नमेंट के गवर्नर हो, आप क्या करोगे? आपने 6% पे से 1% पे ले आया, अब आप क्या करोगे? बोलो बोलो, चल चल, अब आप क्या करोगे? आपको जापान का गवर्नर बनाया, जाओ। कोई भी इंसान क्या करेगा, कोई भी गवर्नर होगा वो हपरा जाएगा, वो बोलेगा ये क्या, ये तो गलत तरीके से लोन ले रहे हैं, गलत ये सब हो रहा है, हपरा जाएगा वो। अब आप क्या करोगे बोलो? करेक्ट, करेक्ट। यू विल इमीडिएटली, आपने ये जो 1% किया है, कहना इससे अब आप, अरे वाह ऐश्वर्या, क्या बात है यार, सो स्मार्ट। ऐश्वर्या बोलती है सर मैं अगर गवर्नर बनी ना, तो मैं इमीडिएटली इसको 4%, 5%, 6% के ऊपर, सर मैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले आऊंगी, सर मैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले आऊंगी, दोबारा बढ़ा देंगे। अरे वाह कोमल, नागाश्री, चेंज द पॉलिसी। पार्थ, उन्होंने बोला भाई ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गलती हो गया, हम लोग से इतना डिक्रीज नहीं करना चाहिए था, पब्लिक ने गलत यूज कर लिया। अब उन्होंने भी क्या किया पता है क्या, ये 1% से वापस से उन्होंने इंक्रीज कर दिया, क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सुनो, मैंने जब लोन लिया था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 1%, अब गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके उसको 5% कर दिया। अब इसको रीपे करना प्लस इंटरेस्ट, मेरे पास तो पैसा उतना है ही नहीं, मेरे पास तो उतना पैसा है ही नहीं, तो मैंने गवर्नमेंट को जाके बोला कि गवर्नमेंट, मेरे पास, बैंक को जाके बोला, बैंक मैंने तुम्हारे से लोन लिया था 1% पे, अब तुमने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है 5%, मेरे पास ये रीपे करने का पैसा है ही नहीं। तो बैंक ने बोला तो ठीक है, तेरे पास पैसा नहीं है, तो तेरे को जो तूने मॉर्गेज पे घर रखा था ना, वी विल टेक ओवर दैट मॉर्गेज, बैंक। तो बैंक क्या करने लगा, ये सारा का सारा होम अपने पास लेने लगा। तो अब ये सारा का सारा होम का ओनर कौन बन गया, बैंक। एंड मेरे पास जो भी एसेट्स था वो मैं सेल करने लगा। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या हुआ पता है, होम एंड स्टॉक मार्केट में ओवर सेलिंग हो गया, या जिसको अपन बोल सकते हैं ओवर सप्लाई हो गया। आप मेरे को बताओ, कोई भी इंडस्ट्री में अगर ओवर सेलिंग या ओवर सप्लाई होगा, तो उस इंडस्ट्री का प्राइस का क्या होगा? आप मेरे को बताओ, लॉजिकली उस इंडस्ट्री का प्राइस क्या होगा? पीपल स्टार्टेड सेलिंग, पीपल बोला हमारे पास पैसा ही नहीं है देने को, इतना इंटरेस्ट का लाएगा कहां से इंटरेस्ट देने के लिए पैसा, हमने तो फ्री में लिया था लोन। वाह एकदम करेक्ट भाई, प्राइस, निक्की, क्या हुआ निक्की का, डाउनफॉल। अभी तुम लोग को दिखाया भी था, स्टॉक मार्केट का क्या हुआ, डाउनफॉल। और ऐसा डाउनफॉल आया कि आज 40 इयर्स हो गया है
अब जाके वो लोग वो सेम लेवल पे आए हैं 40 years। जस्ट इमेजिन, वन इकोनॉमिक पॉलिसी के उन्होंने इंटरेस्ट रेट इतना कम कर दिया, उसकी वजह से 40 years तक वो लोग स्टैग्नेट हो गए। एंड दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्टैगफ्लेशन। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो स्टैगफ्लेशन हुआ ना, इसको बोलते हैं एसेट बबल ऑफ जापान। क्योंकि उनके दो एसेट, स्टॉक मार्केट और होम का प्राइस इतना बढ़ गया कि एक गवर्नमेंट के पॉलिसी ने प्राइस बढ़ाया, एक गवर्नमेंट के पॉलिसी ने उस गुब्बारे को फोड़ दिया, और वापस से वो प्राइस लाने के लिए आज उनको 40 साल लग गए हैं। आज उनको 40 साल लग गए गाइस। जस्ट इमेजिन, एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, तुम्हारे सामने है, ये देख लो। 1989 तुम्हारे को दिखाया अभी, 1989 दिखाया अभी तुम्हारे को, 1909 दे देखो। ये देखो, ये जो डाउनफॉल आया, ये दिख रहा है, ये डाउनफॉल दिख रहा है। ये देखो डाउनफॉल कहां तक आ गया, ये देखो 9,000 तक आ गया मार्केट। फिर धीरे 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 करते करते आज जाके 40 साल बाद वो लोग उस लेवल पे पहुंच रहे, वो लोग उस लेवल पे पहुंच रहे गाइस। दिस इज वेयर, समझ में आया, इंटरेस्ट रेट्स आर सो इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी। एक गलत इंटरेस्ट रेट एंड पूरे के पूरे country which is the second largest country of the world in terms of economy got devastated। कैसा लगा? मतलब जापान, भाई मैं एक बात बोलूं तुम्हारे को, तुम्हारे पेरेंट्स को पूछना, जापान वॉज कंसिडर्ड 1980s का बादशाह। 1980s का बादशाह है जापान। टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा कहां पे है? जापान। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री करता है? जापान। जीडीपी कौन से कंट्री का सबसे ज्यादा है? जापान। बट एक इंटरेस्ट रेट का रॉन्ग डिसीजन लीड्स टू स्टैगफ्लेशन, लीड्स टू असेट बबल। तो इसके लिए समझ में आया, इंटरेस्ट रेट्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा लगा आप लोगों को ये एग्जाम्पल? कुछ नया सीखने को मिला क्या गाइस? प्लीज लेट मी नो। थोड़ा हाई फाई था ना, मैंने बोला ना आज फर्स्ट डे के लिए थोड़ा आपको ऐसा लगा, ओ हो क्या बात है, बट मजा आना चाहिए बस, दैट्स व्हाट आई वांट यार। क्या बोलते हो, फील आ रहा है कि नहीं? फाइनेंशियल मार्केट का फील आ रहा है कि नहीं? सुपर सुपर सुपर, ग्रेट। चलेंगे अपन अपने दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। और इंटरेस्टिंग है, वो छोटा एग्जाम्पल है बट और मजा आएगा उसमें भी। वो तो सुना भी होगा तुम लोग ने। सोचो, सो वन incorrect interest rate of an economy led to incorrect interest rate of economy led to something called as Japanese asset bubble, जिसकी वजह से 40 साल तक स्टैगफ्लेशन का शिकार हो गई हमारी जापान की इकोनॉमी। जापान की, मजा आ गया ना? ग्रेट 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 ग्रेट, वाह। आओ अब मेरे दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट। और सुनो सर, ये एग्जाम्पल क्यों दिया, ये भी मैं आगे तुम लोगों को कनेक्ट करने वाला हूं। इसके लिए तुम लोग अभी है ना इकोनॉमिक टाइम्स रीड करना, यू विल सी आरबीआई कितना धीरे धीरे 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाएगा। थोड़ा भी बेसिस पॉइंट्स मतलब इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी आरबीआई बढ़ाता है कम करता है, यूएस फेडरल रिजर्व थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है कम करता है ना, पूरा इकोनॉमी ऊपर नीचे हो जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमी पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे। बिकॉज उनको पता है भाई, अगर इंटरेस्ट रेट सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो क्या हो सकता है आपके सामने। इवन दो यू आर बेस्ट इन एवरीथिंग बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। चलो एनीवेज, क्या बोलते हैं पब्लिक? सही है, चलो डन। चलते हैं अपन लोग अपने सेकंड एग्जांपल के ऊपर, जहां पे अपन सेकंड चीज को कनेक्ट करने वाले हैं। और लास्ट में जो तुम लोगों को बताऊंगा ना मैं,
पता है, मतलब वो तो एक, मैं बोल रहा हूँ सीए को भी लापता हो शायद, वो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। आओ, सेकंड एग्जांपल है मेरा रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। ए, मेरे को एक बात बताओ, समझ में आया या बहुत हैवी लगा? जेनविन एकदम दिल से बोला। मैंने बोला भी हो सकता है हैवी लग सकता है, नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं एकदम बेसिक से ही जाऊंगा, बट है मेरे को एक थोड़ा एक था यार इच्छा कि तुम लोगों को बताऊं मैं, इसलिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं। बाकी ठीक है। कैसा लगा, हैवी लगा या कि लगा कि नहीं सर मजा आया, अच्छा हुआ कनेक्ट हो पाए, क्या लग रहा है? तो मैं दूसरा एग्जांपल दूं, वरना फिर मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं अभी इसी बैच में जिन्होंने खाली मेरा फर्स्ट, मतलब जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट क्लियर किया है, तो वो लोग तो एकदम मतलब एकदम रॉ है। कुछ लोग तो है चलो 6-8 महीने का आर्टिकलशिप हो गया तो दे आर स्टिल मैच्योर्ड। सो ध्रुविल एंड पार्थ आर लाइक वेरी न्यू, तो वो लोग को समझ में आ गया, वो लोग को अच्छा लगा, तो फिर आई कैन अंडरस्टैंड दैट, चलो सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, सही है। चलो सो नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं अपन लोग एक और चीज के ऊपर कि कैसे इन्फ्लेशन को ना कंट्रोल किया जाए तो कंट्री की हालत क्या हो जाती है। आओ, आप लोग ने जिम्बाब्वे का नाम सुना है? अपन लोग ने जब जिम्बाब्वे का नाम सुना है ना, तो जिम्बाब्वे एक बहुत ही बुरी हालत में था, बट आप लोग ये जान के ताजुब हो जाओगे कि लेट 1980s में, अच्छा मैं एक बात बता दूंगा, अभी आज का तो चलो इंट्रोडक्टरी सेशन है, आप लोग के कोई फ्रेंड्स है जिन लोगों को ज्वाइन होना है, तो नेक्स्ट सेशन में वो लोग को बोलो ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा म्यूचुअल फंड्स, तो इट विल बी बेटर फॉर देम। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर मैं 2 दिन बाद करूं तो चलेगा क्या, ये करूं तो चलेगा, बट इट इज बेटर द अर्लियर दे ज्वाइन द बेटर इट विल बी फॉर देम। अब सुनो, 1980s की बात है, जिम्बाब्वे जिसके लिए अपन लोग ने सुना है बहुत ही बुरी हालत में है एंड ऑल ऑफ दैट, जिम्बाब्वे को पता है क्या बोलते थे? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे was called as the crown of Africa, was called as the crown of Africa। ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि वो अफ्रीका में है। was called as the crown of Africa। अब सुनो, 1980s में 1 US डॉलर वॉज इक्वल टू 1 जिम्बाब्वे डॉलर, ठीक है? फिर इन द ईयर ऑफ 2000s, गेस करो 1 US डॉलर इज हाउ मच? अर्ली 2000 में 1 US डॉलर कितना हो गया होगा, गेस करो। चलो फटाफट गेस करके बताओ, गेस करो ना, कुछ भी गेस करो। ओके, 200, 1 US डॉलर इक्वल टू 200 जिम्बाब्वियन डॉलर। कोई बोल रहा है 40, कोई बोल रहा है 0.5। भाई मेरा लाइव चालू है ना, मुझे समझ में नहीं आया, एक सेकंड ना गाइस, लाइव चालू है ना, बराबर दिख रहा है ना तुम लोगों को सब? ये भाई गूगल ड्राइव वालों तुम लोग भी बोलो, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है 1 US डॉलर का कितना होगा अर्ली 2000s में? मैं बताऊं कितना, मैं बताऊं कितना? इट इज 350 बिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर। बिलियन,
350 नहीं, 350 बिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर 20 साल में। ऐसा क्या हो गया सर? सोच सकते हो तुम लोग? गाइस कैन यू थिंक? ओ एम जी भाई साहब, आह, मजा आ गया सुन के। सर ऐसा क्या हुआ? बताओ 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 बताओ, चलो आओ बताता हूं, आओ बताता हूं मैं क्या सीन है। देखो इधर बात कुछ ऐसी है कि 1980s में, मिड 1980s में, समझो ना अप्रोक्सीमेटली 1985 में जिम्बाब्वे में कुछ मेडिकल इश्यूज आ गया, कुछ मेडिकल इश्यूज आ गया, थोड़ा बहुत वहां पे फेमाइन आ गया। फेमाइन मतलब बोलते हैं ना, खेत और सब वो लोग के खराब हो गए, वहां पे थोड़ा नेचुरल डिजास्टर्स हो गया। ऑल ऑफ दैट हैपेंड, ऑल ऑफ दैट हैपेंड। तो बहुत बुरी हालत में था जिम्बाब्वे 1980s में। तो उसने क्या किया, उसने यूएसए को कॉल किया और यूएसए को बोला कि लोन चाहिए। अब यूएसए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, लोन दे दिया। उसने बोला कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे को लोन दे दूंगा। इट इज लाइक दिस कि भाई आज कोई उठ के बोलेगा मुकेश अंबानी को या गौतम अडानी को कि भाई सर 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो दोगे क्या? तो वो बोलेगा अरे लेना बिंदास यार, अपना ही पैसा है। मतलब वो लोग के लिए कुछ नहीं है इतना। तो वैसे ही यूएसए ने लोन दे दिया जिम्बाब्वे को, ठीक है। अब हुआ क्या पता है क्या? दो चीज हो गई। जिम्बाब्वे को एक लोन रीपे करना था यूएसए को, बराबर है। और दूसरा, जिम्बाब्वे का जो लोकल पब्लिक है ना, वो लोग के पास पैसा ही नहीं था, शॉर्टेज ऑफ मनी, क्योंकि वो लोग का सब पैसा मेडिकल में यूज हो गया। वो लोग का शॉर्टेज ऑफ मनी हो गया, वो लोग को शॉर्टेज ऑफ, एक सेकंड, वो लोग को शॉर्टेज ऑफ मनी हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग का सारा पैसा किधर यूज हो गया? सारा का सारा पैसा वो लोग का यूज हो गया इन मेडिकल एंड वो सब चीजों को मैनेज करने में। अब अगर आप जिम्बाब्वे के गवर्नमेंट हो तो आप क्या करोगे? पब्लिक बोल रहा है हमारे को पैसा दो, पब्लिक बोल रहा है हमारे को पैसा चाहिए, यूएसए बोल रहा है हमारे को हमारा लोन रीपे करो, ठीक है ना। तो ये लोग दोनों पैसा मांग रहे हैं, तो क्या करेगा? अगर आप जिम्बाब्वे का गवर्नमेंट हो तो आप क्या करोगे? बोलो। क्या किया उन्होंने पता है? जिम्बाब्वे ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है ना, लोकल पब्लिक को पैसा चाहिए, यूएसए को भी पैसा चाहिए, आप ऐसा करो, प्रिंट करो पैसा। भाई प्रिंटिंग मशीन तो अपने पास है ना। इंडिया का पैसा कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा प्रिंट करता है। तो वैसे ही जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने बोला जिम्बाब्वे के आरबीआई को, जाओ जाओ पैसा प्रिंट करो। फिर उन्होंने बहुत सारा पैसा प्रिंट किया और लोकल पब्लिक को दे दिया। लोकल पब्लिक खुश, और यही पैसा उन्होंने रीपे कर दिया यूएसए के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या? पब्लिक के पास आ गया पैसा। सुनो, पब्लिक के पास आ गया पैसा, तो उन्होंने क्या किया? ये पैसे को जाके, से फॉर एग्जांपल उनके पास आ गया जिम्बाब्वियन डॉलर, ये पैसे को जाके वो लोग यूज करने लगे टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब आप मनी प्रिंट करते हो ना, तो ये बेसिक चीज आपको पता होगी कि इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। क्योंकि कैसा है, इजीली पैसा अवेलेबल हो गया है। अगर इजीली पैसा अवेलेबल है तो सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन मतलब पैसा, भाव बढ़ जाएगा कमोडिटी का। तो हुआ क्या? एक ब्रेड विच वॉज ऑफ 1 जिम्बाब्वियन डॉलर, उसका प्राइस अब हो गया 10 जिम्बाब्वियन डॉलर। तो पब्लिक ने बोला कि भाई गवर्नमेंट, तुमने हमारे को जो पैसा दिया है, वो पैसा हम लोग यूज करके खाली एक ही ब्रेड ले पा रहे हैं, क्योंकि अब ब्रेड का भाव बढ़ गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से ब्रेड का भाव बढ़ गया है, बराबर है। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ऐसा है, तो तुम्हारे को ज्यादा पैसा चाहिए। तुम मानोगे नहीं, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम और मनी प्रिंट करेंगे, हम और मनी प्रिंट करेंगे। उन्होंने ऐसे प्रिंट करते करते इन्फ्लेशन बढ़ते गया। कितना बढ़ गया पता है? उन्होंने का ऐसा एक टाइम आ गया दैट उन्होंने
एक नोट प्रिंट किया ऑफ 10,000 जिम्बाब्वियन डॉलर, क्योंकि 10 रुपए में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मनी प्रिंट करते गए, इन्फ्लेशन बढ़ते गया, मनी प्रिंट बढ़ते गए, इन्फ्लेशन बढ़ते गया, इन्फ्लेशन बढ़ते गया, तो जो चीज 10 रुपए की थी वो चीज 1,000 रुपए की हो गई, 1,000 रुपए की चीज 10,000 की हो गई, 10,000 की हो गई, वापस पब्लिक ने बोला अरे 10,000 रुपए में तो खाली एक ब्रेड आ रहा है, गवर्नमेंट ने और नोट प्रिंट किया। यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने फाइनली एक नोट प्रिंट किया ऑफ 1 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर। अरे इधर भी नहीं रुके, उन्होंने एक नोट प्रिंट किया ऑफ 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर। एवरी डे देयर प्राइसेस गॉट डबल्ड। अब एक साल तक हर प्राइस डबल होते जाएगा, तो तुम्हारे ये कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा इतना ज्यादा पैसा हो गया। सोचो, एक ब्रेड अगर आपको लेना है ना, एक ब्रेड अगर आपको लेना है ना जिम्बाब्वे में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स डबल होते जा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स डबल होते जा रहा है। तो ये देखो मैं तुमको बताऊं, वन ब्रेड, वन ब्रेड इन जिम्बाब्वे, ठीक है, और वो टाइम की बात है, कब की बात है, इन्फ्लेशन की टाइम की बात है। सो ड्यूरिंग हाइपर इन्फ्लेशन, ये देखो, ये देखो, द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू विद, ये मैं चाहता हूं आप सब पढ़ो, द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू विद 100 ट्रिलियन डॉलर नोट, barely enough to buy a basket of food. A loaf of bread cost 500 million जिम्बाब्वे डॉलर। जी हाँ, और उन्होंने एक्चुअली वैसा नोट प्रिंट किया। ये देखो, ये देखो तुम्हारे सामने 100 ट्रिलियन डॉलर, 100 ट्रिलियन डॉलर का एक नोट, एंड इसकी वजह से द इकोनॉमी गॉट डिवास्टेटेड। क्यों? क्योंकि वो लोग इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाए। समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आया? तो अब क्या हुआ यहां पे, जापानीज बोल रहा, जिम्बाब्वे डॉलर का वैल्यू ऑलमोस्ट बिकेम जीरो। फिर क्या हुआ पता है, यूएस ने उसके मॉनिटरी पॉलिसी को टेक ओवर किया, क्योंकि यूएस को लगा कि साला मेरा तो पैसा डूब जाएगा, ये तो एक एक नोट छाप रहा है 500 मिलियन डॉलर का। तो यूएसए ने क्या किया, टेक ओवर किया, जिम्बाब्वे को मैनेज किया, और अभी जिम्बाब्वे अपने हिसाब से चल रहा है, बट ऑब्वियसली बहुत ही बुरी हालत में है। तुम समझ रहे हो क्या हुआ? अगर आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया, तो जो एक टाइम पे क्राउन ऑफ अफ्रीका था, दैट कंट्री गॉट डिवास्टेटेड, जहां पे $1 इज इक्वल टू, जहां पे एक यूएस डॉलर वॉज 1 जिम्बाब्वियन डॉलर, वहां पे $1 इज इक्वल टू 350 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर पे आ गया। क्यों? क्योंकि आप इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाए, आप इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाए। क्या समझ में आया आपको इससे? दो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट और आईबीआई के लिए, इसको फिर क्या नाम दिया पता है? हाइपो इन्फ्लेशन, हाइपो हाइपर इन्फ्लेशन। अरे सोचो ना, तुम ब्रेड लेने को जा रहे हो 500 मिलियन डॉलर लेके, और एक ब्रेड लेकर आ रहे हो, जबकि तुम्हारा $1 इक्वल टू 1 जिम्बाब्वे डॉलर ही था, बट ऐसा हो गया। समझा ये स्टोरी तुम लोगों को? क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से? मैं बताता हूं। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेलो, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर गवर्नमेंट, आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्टर, क्या है वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर गवर्नमेंट, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर? बोलो बोलो, टेल टेल एवरीबॉडी, क्या सीखे आज? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए मैनेज करना? क्या दो चीजें हैं मैनेज करना, कभी जिंदगी में भूलोगे? आई एम श्योर अभी इस एग्जाम्पल के साथ कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। दैट इज द पावर ऑफ माई एग्जाम्पल्स। कोई चीज पढ़ा दूंगा ना, सेट हो जाएगा दिमाग में। वेरी नाइस पार्ट, इन्फ्लेशन। एक है इंटरेस्ट रेट्स, अगर ये मैनेज नहीं किया, अगर इसको मैनेज नहीं किया, तो भाई जापान एसेट बबल जैसा हालत हो जाएगा। और ये छोड़ो, दूसरा क्या है?
दूसरा है अगर इन्फ्लेशन को भी मैनेज नहीं किया, करेंसी को पागल के जैसे प्रिंट करते गए, तो ये भी मिसमैनेज हो जाएगा और इसकी वजह से हो जाएगा जिम्बाब्वे का हाइपर इन्फ्लेशन। और तुम्हारी आंखों के सामने बता दिया मैंने, तो बोलो दोनों एग्जांपल्स, निक्के इंडेक्स दिखा दिया तुम्हारे को, और क्या चाहिए? हाइपर इन्फ्लेशन। ए सब्जेक्ट एवरीबॉडी, क्या आप लोगों को ये दोनों एग्जांपल अच्छी तरह से समझ में आ गए गाइस? बोलो बोलो, टेल टेल। इधर तक अच्छा लगा, मजा आया? क्योंकि अब मेन स्टोरी अब चालू होगी। तो सर ये क्या था? ये था ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या ये इधर तक ये दोनों एग्जांपल समझ में आया क्या हुआ इकोनॉमी में, और कैसे एक गलत डिसीजन की वजह से एक इंटरेस्ट रेट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया, एक प्रिंटिंग ऑफ करेंसी इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाया, इंटरेस्ट रेट को मैनेज नहीं कर पाया, एंड आपकी पूरी कंट्री, even though you had the best of technology, best of people, best of the human resources, still you were not able to manage things. इसके लिए finance is such an important player in shaping the economies, in shaping the country's economy, in shaping the company's overall success. ये basically आप लोगों को बताना है मुझे. Got it? Everybody? Got it, sir. Got it. Got it. सोचा था क्या फर्स्ट डे पे, फर्स्ट लेक्चर पे इतना हाई लेवल पे चले जाओगे? हाई लेवल नहीं, बट क्या बोलूं मैं, समझ रहे हो ना? चलो चलो, अब अब मैं कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जो मैंने बोला था ना, अरे एक सीए को भी नहीं पता होगा शायद, वो चीज है। चलो आ जाओ, एंड दैट इज, अगर समझो तुम्हारे को एक दिन के लिए मैं बनाता हूं आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर का क्या काम होता है? टू मैनेज, आरबीआई गवर्नर का क्या काम होता है? टू मैनेज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। मेन काम क्या होता है मैंने गवर्नर का? क्या मैनेज करना? गाइस मेन काम क्या होता है गवर्नर का? क्या मैनेज करना? बोलो बोलो, चल चल। गवर्नर का मेन काम क्या होता है? क्या मैनेज करना गवर्नमेंट का एकदम मेन काम है? बोलो, कम ऑन एवरीबॉडी, कैन यू थिंक ऑफ एंड टेल मी, गवर्नर का क्या सबसे मेन काम है मैनेज करना? ये दो एग्जांपल के बाद क्या लग रहा है? गवर्नर का सबसे मेन काम क्या है मैनेज करना? आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। कभी भी आज के बाद कोई बोले ना कि क्या मेन काम होता है ये लोगों का, ये दो मेन काम है, और उनके लिए आई होप आज की तारीख में आपका जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ गया होगा, क्योंकि वो इसको इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं ना, इसलिए अपना कंट्री इतना अच्छी तरह से मैनेज हो पा रहा है। नो, नॉट मॉनिटरी रेट्स, उनका दो ही काम है, यूजिंग मॉनिटरी रेट्स उनका काम है टू मैनेज इंटरेस्ट रेट्स, एंड द अदर इज इन्फ्लेशन। बस यही काम है इनका। ये अगर इन्होंने बराबर कर लिया ना, हो गया, समझ लो इनका काम हो गया। इनका काम क्या है? टू मैनेज, टू मैनेज क्या? इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन। एम आई राइट? यस करेक्ट आस्था, मनी सप्लाई, बट वो यूज, मनी सप्लाई मैनेज कैसे करूंगा? यूजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब समझो आप, ठीक है ना, अब मैं एक बहुत 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 हाई लेवल का क्रूशियल क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जिसका मुझे जवाब चाहिए। अगर तुमको नहीं समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं समझा दूंगा अलग से बाद में, मुझे जवाब देना। मुझे एक बात बताओ कि समझो अपना कंट्री है, ठीक है, और अपने कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आप एज अ आरबीआई गवर्नर क्या करोगे? आप लोग ने देखा कि भाई इन्फ्लेशन अपनी कंट्री का बढ़ रहा है, आप एज आरबीआई गवर्नर क्या करोगे? बोलो, व्हाट विल यू डू इफ यू आर द आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया? इंडिया का इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, क्या करोगे बताओ? एवरीबडी हैज टू आंसर। अगर आप आरबीआई गवर्नर, मैं आंसर दूंगा ही नहीं, तुम लोगों को ही देना है। कमेंट करके बताओगे तुम लोग क्या होगा अगर आप आज इन्फ्लेशन हो। वेरी नाइस ऐश्वर्या, अगर मेरा कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई का ये रोल है कि वो लोग क्या करेंगे पता है? दे विल ट्राई टू रिड्यूस मनी सप्लाई, रिड्यूस मनी सप्लाई इन मार्केट। क्यों पता है? अगर मनी सप्लाई कम हो गया ना तो लोगों का बाइंग पावर कम हो जाएगा। बाइंग पावर कम हो गया ना तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तुम्हारे पास डिमांड कम हो गया तो तुम ऑटोमेटिकली भाव कम करोगे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल है भाई, एक जो मेरा ब्रेड $1 का था अब $10 का हो गया, एक जो ब्रेड $10 का था $10,000 का हो गया, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। प्राइस इन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, सिंपल यही है। अब क्यों इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है? क्योंकि मार्केट में पैसा है। अगर मार्केट में पैसा है तो पब्लिक मार्केट में पैसा खर्चा करेगा, खर्चा करेगा तो ऑब्वियसली भाव, डिमांड बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा। बट अभी अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है तो आप मार्केट में प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली भाव कम कर दोगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। एम आई राइट एवरीबॉडी? एम आई राइट एवरीबॉडी? अब मैं क्या करूंगा पता है क्या? इस इन्फ्लेशन को, ध्यान से सुनना, इस इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा? मनी सप्लाई कम करना है, मैं उसके लिए क्या करूंगा पता है? एज अ आरबीआई गवर्नर मैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दूंगा। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो मार्केट में लोन महंगा हो जाएगा। अगर लोन महंगा हो गया तो पब्लिक के पास पैसा रहेगा नहीं, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? तो अगर मेरे को लिक्विडिटी मेरा मार्केट में कम करना है, मेरे को इन्फ्लेशन गिराना है, मेरे को इन्फ्लेशन कम करना है, तो कैन आई से मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा। ये पॉइंट समझा या नहीं? सब लोग एकदम ऑनेस्टली मुझे बताओ, बराबर? भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं मार्केट से लोन ले सकता हूं? ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल होम लोन है 10% पे, मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो होम लोन मिलेगा 12%, 15% पे। अब लोन इतना महंगा मिल रहा है तो मैं लोन लूंगा ही नहीं, लोन लूंगा ही नहीं तो मैं घर खरीदूंगा ही नहीं, घर खरीदूंगा ही नहीं तो उसका सप्लाई, अब जो डिमांड है कम हो जाएगा, डिमांड कम हो गया ऑटोमेटिकली उसका भाव कम हो जाएगा। समझे क्या कनेक्शन? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, राइट गाइस? नाउ आई एम गोइंग टू मेक द गवर्नर ऑफ इंडिया टू यू फॉर 1 डे। आप आज एक दिन के लिए गवर्नर ऑफ इंडिया बनोगे। मालूम है वो एक दिन के लिए अनिल कपूर चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता है। बस आज तुम्हारी वो बारी है। यू आर द आरबीआई गवर्नर, यू आर द आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया। अब सुनना क्या हो रहा है। मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बस इतना सा चीज मैंने तुम्हारे को बोला, इतना सा चीज मैंने तुम्हारे को बोला, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप क्या करोगे एज अ आरबीआई गवर्नर? सबसे पहला चीज आप क्या करोगे एज अ आरबीआई गवर्नर? मैंने तुम्हारे को बोला इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मेरी कंट्री में, आप एज अ आरबीआई गवर्नर क्या करोगे? बोलो बोलो, टेल टेल। कैन आई से आप इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सबसे पहला काम है आप लिक्विडिटी को रिड्यूस करना चाहोगे, आप लिक्विडिटी कम करना चाहोगे। लिक्विडिटी कम करने के लिए आप क्या करोगे? अपनी बात हुई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, पब्लिक बोरो कम करेगा, बोरो कम करेगा तो ऑटोमेटिकली भाव कम हो जाएगा एंड अपना काम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। सो व्हाट वी विल डू,
इंटरेस्ट रेट को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई क्या? एवरीबॉडी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज टू रिड्यूस सप्लाई ऑफ मनी, करेक्ट। अब सुनना, नीड योर फुल फोकस फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, दैट्स इट। समझ लो, फिर ये हो गया आप लोगों का काम। अब ध्यान से सुनना। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेगा, जैसे इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेगा, इंपैक्ट क्या आएगा, ध्यान से समझना। आप ऐसा सोचो कि आपका खुद का एक बैंक है, ठीक है। बैंक का दो काम होता है, एक लोन देना, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो बैंक का इनकम हुआ। दूसरा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, जिसके ऊपर बैंक आपको, फिक्स डिपॉजिट है होता है ना, जिसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, बराबर है। आप मेरे को बताओ, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, तो मार्केट में कोई लोन लेगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो बैंक कम लोन देगी और लोग फिक्स्ड डिपॉजिट ज्यादा कराएंगे, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो बैंक का जो रेवेन्यू है वो कहां से आता है, लोन देके इंटरेस्ट कमाने से। बट अब बैंक क्या हुआ, अब बैंक नहीं दे पाएगी ज्यादा लोन, तो बैंक को इनकम नहीं मिलेगा, एंड लोग फिक्स डिपॉजिट ज्यादा करेंगे, तो बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बैंक का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यार जब फिक्स डिपॉजिट कोई कराता है तो बैंक जो इंटरेस्ट देता है, बैंक के लिए तो एक्सपेंस है ना यार, समझ रहे हो। तो मुझे बताओ, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आपको मेरे को बताना है। एवरीबॉडी टेल मी, सोच समझ के। भाई इंटरेस्ट बढ़ा तो बैंक लोन कम देगा, बैंक लोन कम दिया तो बैंक को लोन से जो इंटरेस्ट इनकम आने वाला है वो भी कम हो गया। बैंक को इंटरेस्ट इनकम कम हो गया तो बैंक का इनकम कम हो जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये अच्छा है या बुरा है, बोलो। मैंने पहले ही परमिशन लिया था तुम लोग से, थोड़ा मैं जाऊंगा नेक्स्ट लेवल पे, प्लीज जाने दो। वापस से जब मैं फर्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा, रियल वाला, बेसिक वाला, म्यूचुअल फंड वाला, तब सब बेसिक में आ जाओगे, टेंशन मत लो। बट अभी एक फील लो, फाइनेंशियल मार्केट का फील लो मेरे से, मजा आएगा। बुरा, बैंक के लिए बैड, नॉट गुड फॉर बैंक्स, बैंक के लिए बुरा होगा। पार्थ, बैंक के लिए क्या होगा वो बता। नहीं, देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। मतलब लोन अगर आपको, समझो आप खुद के एग्जांपल से सोचो, आप लोन लेने को जाओगे तो भी उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, आप एफडी कराने को जाओगे तो भी उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। तो अब आप लोन लोगे नहीं, अब आप एफडी कराओगे। आप एफडी कराते हो तो बैंक को तो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट देना है ना, तो बैंक के लिए एफडी के ऊपर इंटरेस्ट देने का एक्सपेंस है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, एफडी बढ़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पब्लिक लोन नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा तो बैंक को जहां से इंटरेस्ट का इनकम आने वाला है वो कम हो जाएगा। कैन आई से इट इज बैड फॉर द बैंक्स? अभी अंडरस्टैंडिंग पार्ट समझ में आया बेटा तेरे को? गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर? बराबर है। तो मेरे को बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट पे उसका, बैंकिंग सेक्टर पे क्या हाल होगा? स्टॉक मार्केट में उसका बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या हाल होगा? करेक्ट, द बैंकिंग सेक्टर विल फॉल डाउन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नो लोन, और उसकी वजह से बैंक को नो इंटरेस्ट, नो इनकम, पूरा का पूरा लॉस में हो जाएगा। बैंक पूरा का पूरा, मतलब लॉस, मतलब ऑब्वियसली इट विल नॉट गेट इनफ प्रॉफिट्स। तो क्या हो जाएगा? बैंक का शेयर गिर जाएगा, बैंक का शेयर प्राइस गिर जाएगा। समझ में आया कनेक्शन? एक चीज से स्टार्ट हुआ था, कनेक्ट किया इधर इंटरेस्ट रेट पे। सीधी सी बात है, आरबीआई गवर्नर को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही अपने को पता चला इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, अपने को पता है बैंकिंग सेक्टर का शेयर अगर है तो उसको बेच दो, क्योंकि अभी बैंकिंग सेक्टर का शेयर प्राइस कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट इनकम अब कम होने वाला है, क्योंकि लोग लोन कम लेंगे। गॉट इट एवरीबॉडी? गॉट इट एवरीबॉडी? अब इसका और एक कनेक्शन देखना, और एक कनेक्शन देखना। अगर लोग लोन कम लेंगे तो भाई लोग लोन क्यों लेते हैं? घर लेने के लिए लोन लेते हैं, बराबर है, घर गाड़ी ये सब के लिए। तो अगर मैं घर, मेनली सबसे ज्यादा लोन लोग लेते हैं घर लेने के लिए। अब मेरा मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो लोन महंगा मिल रहा है। अगर लोन महंगा मिल रहा है तो सीधी सी बात है,
मैं लोन मार्केट से लूंगा ही नहीं, मैं रुकूंगा। मैं बोलूंगा रुको, गवर्नमेंट को आरबीआई का इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाएगा तब मैं लोन लूंगा। तो अगर मैं लोन लूंगा ही नहीं, तो मैं लोन घर के लिए लेता था, तो मैं घर लूंगा ही नहीं। अगर घर नहीं लूंगा तो कैन आई से मेरा रियल एस्टेट भी तो मार्केट डाउन हो जाएगा ना गाइस। समझे क्या तुम लोग? कैन आई से मेरा रियल एस्टेट मार्केट भी तो गिरेगा? बोलो हाँ या ना। क्यों रियल एस्टेट मार्केट क्यों गिरेगा? क्योंकि मैं लोन लेता था घर में इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं लोन नहीं ले रहा हूं क्योंकि क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो मैं घर नहीं ले रहा हूं। तो घर नहीं ले रहा हूं तो रियल एस्टेट का माल भी तो नहीं बिकेगा, तो रियल एस्टेट में भी तो सेल नहीं होगा। अभी अंडरस्टैंडिंग? तो इसका सेक्टर, इसका इंपैक्ट मेरे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर क्या होगा गाइस? इसका इंपैक्ट मेरे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर क्या होगा? बोलो बोलो, टेल टेल। करेक्ट, रियल एस्टेट सेक्टर भी डाउन। अब रियल एस्टेट डाउन हुआ, ए सुनना सुनना, रियल एस्टेट डाउन हुआ तो उसका कनेक्शन देखो। रियल एस्टेट की जो चीजें हैं, से फॉर एग्जांपल घर बनाना है, तो घर किससे बनता है? रेती, सीमेंट, स्टील से। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? करेक्ट, जो सीमेंट इंडस्ट्री है, जो स्टील इंडस्ट्री है, वो भी डाउन हो जाएगी। तो सीमेंट, स्टील, पावर, ये सारी इंडस्ट्री विल गो डाउन। एंड इंफ्रा ऑल्सो, यस इंफ्रा, ये सारी इंडस्ट्रीज डाउन हो जाएगी, ये एक इंपैक्ट की वजह से। सर तो पूरा मार्केट ही टूट जाएगा, सब नेगेटिव ही हो जाएगा? नहीं, कुछ सेक्टर ऊपर भी जाएंगे। सर कौन से सेक्टर? सब बताऊंगा, रुको जरा, पहले कंफर्म करो क्या ये समझ में आया क्या तुम लोगों को? भाई गॉट इट गाइस? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ, डर लगे क्या? नहीं ना, तो जवाब दो ना। सर पहले लेक्चर में ऐसा सब कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ। आओ, तुम्हारे को चैंपियन बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो। देखो इजी पीजी तो हर कोई करा सकता है, चैलेंजिंग कोई कराए तब उसका मजा है ना यार। गॉट इट, गॉट इट। क्या बात है, क्या बात है। अब कंटिन्यू कर रहा हूं मैं इस एग्जांपल को, ध्यान से सुनना। कंटिन्यू कर रहा हूं इस एग्जांपल को। अब कुछ सेक्टर्स हैं जो ये होने की वजह से जिनमें ग्रोथ आएगा। अब ध्यान से सुनना, कौन से सेक्टर। आता हूं मैं नेक्स्ट फार्मा के ऊपर। मुझे एक बात बताओ कि अगर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या आप दवाई खाना बंद कर दोगे क्या? बोलो, और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, मेरे को बुखार आया, मैं बीमार हो गया हूं, मैं दवाई नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। क्या कोई कोरिलेशन है क्या? भाई इंटरेस्ट रेट का कोरिलेशन बैंकिंग सेक्टर के साथ है कि चलो लोग कम लोन लेंगे तो बैंक को कम इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, डाउन। भाई इसका कनेक्शन रियल एस्टेट के साथ है। क्या कनेक्शन है? कि भाई लोन लोग कम लेंगे तो ऑब्वियसली होम लोन कम जाएगा। अगर होम लोन कम गया तो रियल एस्टेट में माल बिकेगा ही नहीं, होम कम बिकेगा, तो रियल एस्टेट भी डाउन पे आ जाएगा। अब रियल एस्टेट कम बनेगा तो सीमेंट, स्टील सब उससे कनेक्टेड है, क्योंकि सीमेंट कहां पे यूज होता है? रियल एस्टेट में। स्टील कहां पे यूज होता है? पावर कहां पे यूज होता है? सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में। तो इंफ्रा ये सब कम को प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में आ रहा है? बट क्या मैं दवाई खाना बंद कर दूंगा क्या? द आंसर इज नो। क्या मैं नहाना बंद कर दूंगा क्या? सर नाना ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, क्या ये सब इंडस्ट्रीज को कोई फर्क पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। अब सुनो, समझो फार्मा इंडस्ट्री और एफएमसीजी, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहना इसे बैंकिंग, रियल एस्टेट और सीमेंट डाउन हो जाएंगे। जैसे ही आरबीआई का पॉलिसी आएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, सब लोग बैंकिंग, रियल एस्टेट के शेयर्स बेचना चालू कर देंगे। जैसे ही ये शेयर्स बेचेंगे, ये वाली सेक्टर डाउन हो जाएंगे। लोगों के पास जो पैसा आया है ना, वो पैसा वो लोग फार्मा इंडस्ट्री और एफएमसीजी में इंडस्ट्री में डालना चालू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट इन कंपनीज के ऊपर नहीं आएगा, और इन कंपनीज का डिमांड बढ़ जाएगा और इनका प्राइस बढ़ जाएगा, इनका प्राइस बढ़ जाएगा। जी हाँ, समझ में आया तुम लोगों को कनेक्शन? सर क्या बोले, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई,
इनके लिए तो इंटरेस्ट रेट से कोई फर्क नहीं पड़ा, नो न्यूज। बट अब ये लोग तो अपना जो ग्रोथ कर रहे हैं वो कर ही रहे, तो ये स्टेडी ग्रोथ है। अब मार्केट में दो दो शेयर्स है, एक शेयर डाउन हो गया है और एक शेयर स्टेडी है। आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे? जो स्टेडी है उस पे आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है भाई चलो ये कंपनी तो अच्छा ही कर रही है, तो यहां से पैसा निकाल के आप यहां पे इन्वेस्ट करोगे। यहां पे इन्वेस्ट करोगे तो इस शेयर का डिमांड बढ़ेगा। फार्मा एफएमसीजी का ग्रोथ होता है जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, व्हेन द आरबीआई इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट। नोट करना आज के बाद, आज से। अब तुमको पता चला है ना, अब तुम लोग स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करना चालू करोगे, तुम लोग नोट करना ये चीज बता रहा हूं मैं। माय गॉड, समझ में आया कनेक्शन? बोलो ना। तो फार्मा शेयर इंक्रीज, एफएमसीजी शेयर इंक्रीज, यस। फिर और क्या होगा पता है आपको? आईटी सेक्टर। अब सुनो क्या होता है। अब जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है ना, सुनो, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है ना, तो डॉलर का भाव बढ़ता है। डॉलर का भाव बढ़ता है मतलब क्या होता है? समझो $1 इक्वल टू ₹80, तो $1 इक्वल टू ₹90 होता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं फॉरेक्स में दूंगा। जब अपन लोग फॉरेक्स में आएंगे ना, तब मैं तुम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डॉलर का भाव बढ़ जाता है। डॉलर का भाव बढ़ता है ना, तो आईटी सेक्टर को उससे बहुत फायदा होता है। पूछो क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया इज मेनली इनटू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो हम लोग ने, अगर इन्फोसिस ने यूएस को सर्विस दिया $1 लाख का, तो पहले उसको $1 लाख पे 80 लाख मिलता था, अब उसको $1 लाख पे 90 लाख मिलेगा। आई विल, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डॉलर का रेट इंडिया का $1.80 की जगह $1.90 होगा। $1.90 हुआ तो मैं जो भी एक्सपोर्ट करते हैं जैसे आईटी सेक्टर, वो सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उसका भाव बढ़ जाएगा, उसका भाव बढ़ जाएगा। ए समझ गुडू एवरीबॉडी, माय गॉड। और अब लास्ट चीज के ऊपर आ रहा हूं। इंडिया, इंडिया आईटी, इंडिया, जब देखो अभी डॉलर का भाव बढ़ गया है, इंडिया क्रूड ऑयल, इंडिया क्रूड ऑयल और गोल्ड, क्रूड ऑयल और गोल्ड को इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करता है तो इंडिया के लिए तो क्रूड ऑयल और गोल्ड का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि $1 इक्वल टू पहले 80 था, अब $1 इक्वल टू 90 है। तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पहले $1 लाख 80 लाख देना था, अब 90 लाख देना पड़ेगा। सो गोल्ड का भाव बढ़ जाएगा, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो। वाह भाई वाह, क्या ही कनेक्शन है, वाह भाई वाह, क्या ही कनेक्शन है। समझ में आया क्या कुछ? एक एक खाली एक इंपैक्ट से तुम देखो आगे कितना पहुंच गए। ये पूरा वापस रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। बट फील आ रहा है, फील आ रहा है, मार्केट का फील आ रहा है। लग रहा है कि अरे यार अब से तो देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, आरबीआई पॉलिसी क्या बोल रहा है, और उसका इंपैक्ट बैंक पे क्या रहा है, रियल एस्टेट पे क्या रहा है, फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, क्रूड ऑयल, गोल्ड, डॉलर। फर्स्ट लेक्चर में सबको टच कर लिया अपन ने, क्या बात है, वाह। सो मच कनेक्टेड विद वन अदर, एग्जैक्टली। कभी सोचा है अपन ने ये बात? नहीं। अपन बुकिश नॉलेज में ही इतना घुल मिल जाते हैं कि अपने को पता ही नहीं होता है मार्केट में ये सब चीजें चल रही है। राकेश झुंझुनवाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनर ऑफ मोर देन 35,000 crore, he as a chartered accountant studied all this so well that उन्होंने जो मार्केट में इन्वेस्ट किया है, जहां जहां पे उसका भाव 1000 गुना हो गया है, एंड ही इज ओनर ऑफ 30,000 crore। मोतीलाल ओसवाल, राधा किशन दमानी, मोतीलाल ओसवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टडीड ऑल ऑफ दिस सो वेल, रामदेव अग्रवाल स्टडीड ऑल दिस सो वेल, आज 10,000 करोड़ के मालिक है वो लोग। आप भी बन सकते हो। वो लोग भी नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था, बट देन दे स्टडीड दिस एंड। क्या बोलता है पब्लिक? क्या बोलता है, क्या बोलता है, मजा आया कि नहीं?
अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हो गया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, बट पता तो हो क्या हो रहा है, साला मार्केट में चल क्या रहा है। सही है सही है सही है। चलो एनीवेज कहानी को आगे बढ़ाऊं, लास्ट एक चीज बतानी बाकी है, सोच रहा हूं बताऊं कि नहीं बताऊं, कहीं थोड़ा तुम लोगों के लिए ओवरहेड्स ना हो जाए, थोड़ा ज्यादा ना हो जाए आज के लिए। लास्ट एक चीज बतिए, बताऊं कि रहने दो, लास्ट एक चीज मतलब इसी में लास्ट एक चीज है। सर बता ही दो, अब इधर तक बताया है तो। बता ही दो ना सर, क्या बोलते हो? क्या आज आप लोगों को लग रहा है कुछ कुछ वैल्यू ऐड किया है अपने लाइफ में? लग रहा है कि हाँ भाई कुछ दुनिया से एक कदम एक्स्ट्रा कुछ सीखे हो, है कि नहीं? ठीक है भाई, मुझे बाद में थैंक यू बोल सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे सर कुछ नहीं समझा, ये कोई है जिसको कुछ नहीं समझा तो भी एकदम ऑनेस्टली बोल दो। मैंने तो पहले ही बोला नहीं भी समझा तो कोई लोड नहीं है, मैं जज नहीं करूंगा, अपने को तो वापस आगे तो बेसिक से करना ही है। बट कोई है ऐसा जिसको पूरा बाउंसर गया कि सबको समझा, क्या लगता है? सही है, ग्रेट ग्रेट। लास्ट चीज बता रहा हूं मैं, एंड दैट इज जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो बॉन्ड का वैल्यू कम हो जाता है। सर ये बॉन्ड क्या होता है, अपने को तो वही नहीं पता है, बता दूंगा, वो भी एक चैप्टर ही है तुम लोगों को पूरा बॉन्ड वैल्यूएशन का। बट खाली एक बात बता रहा हूं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो बॉन्ड का वैल्यू कम होता है। इसके पीछे का मैं थोड़ा तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन देता हूं, इसके पीछे का मैं थोड़ा तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन देता हूं, ध्यान से सुनना। समझो बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, ध्यान से सुनना ठीक है। रिलायंस ने बॉन्ड्स इशू किया, बॉन्ड्स है ना इशू करना पड़ता है ठीक है। रिलायंस ने 10 साल का बॉन्ड्स इशू किया, और रिलायंस ने बॉन्ड इशू किया एट द रेट 10%, एट द रेट 8%, चलो एट द रेट 8% इंटरेस्ट बॉन्ड्स इशू किया। कितने में? तो बॉन्ड का वैल्यू था तभी से 1005 रुपीज पर बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड्स मतलब डिबेंचर, डिबेंचर तो समझते हो ना? अरे बॉन्ड नहीं पता होगा, डिबेंचर तो पता होगा, वो तो बचपन में अकाउंट्स में पढ़ा है। तो ऐसा सीन हुआ। अब सुनो, ये सब रिलायंस ने किया 2025 में, ये सब रिलायंस ने किया 2025 में। 2027 में क्या हुआ पता है क्या? 2027 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, होगा इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया। अब 2027 में अडानी ने नया बॉन्ड लेकर आया, अडानी ने नया बॉन्ड लेकर आया, न्यू बॉन्ड्स इशू लेकर आया। एंड ये अडानी बॉन्ड लेकर आया एट द रेट 11% इंटरेस्ट रेट, एट द रेट 11% इंटरेस्ट रेट अडानी ने बॉन्ड्स इशू किया। यस यू आर राइट, ठीक है। अब क्या होगा आप मेरे को बताओ, सपोज आपने 2025 में ये रिलायंस का बॉन्ड खरीदा था, तब 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, 10 साल का बॉन्ड है। अब अडानी ने नया बॉन्ड इशू किया और उसका रेट है 11%, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे बोलो? व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? टेल मी, बोलो बोलो, चल चल, मैं बताऊं क्या करेगा पब्लिक? पब्लिक बोलेगा भाई रिलायंस का बॉन्ड बेचो, सेल, एंड अडानी का बॉन्ड बाय करो। क्यों अडानी का बॉन्ड बाय करो? क्योंकि मेरे को उसमें हायर इंटरेस्ट मिल रहा है। क्यों ये रिलायंस का सेल करो? क्योंकि मेरे को इसमें लोअर इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा देखो, जब सब लोग अडानी का बॉन्ड सेल करेंगे तो जब कोई भी चीज ओवर सेल होना चालू होती है तो अपन लोग ने क्या देखा था, उसका जो प्राइस है या उसका जो वैल्यू है दैट विल डिक्रीज, उसका जो प्राइस है या उसका जो वैल्यू है दैट विल डिक्रीज। एंड अडानी का पब्लिक बाय करेगा, क्यों? क्योंकि उसका हायर इंटरेस्ट है। अगर ओवर बाइंग हुआ तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब सुनो, जो ऑलरेडी लिस्टेड बॉन्ड है, ये तो अभी नया बॉन्ड आ रहा है, अभी तक तो लिस्ट नहीं हुआ है, पर जो ऑलरेडी लिस्टेड बॉन्ड है, कहना इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो ऑलरेडी लिस्टेड बॉन्ड है उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू
डिक्रीज होगा, उसका वैल्यू डिक्रीज होगा। क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो नया बॉन्ड है वो नया इंटरेस्ट बेटर इंटरेस्ट रेट देगा। अगर वो बेटर इंटरेस्ट रेट देगा तो पब्लिक पुराना वाला बॉन्ड बेच देगा, पुराना वाला बॉन्ड बेच देगा तो उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। विद दिस जो मेरे को फाइनेंशियल मार्केट ऑफ ग्लोबल एंड इंडिया के बारे में बताना था मैं बता चुका हूं। बट पिक्चर अभी बाकी है, आपको कहीं जाना नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या आपको ये समझ में आया मैंने जो लिखा है यहाँ पे? बोलो बोलो, टेल टेल, बताओ ना, बोलते क्यों नहीं? अरे बताओ ना, बोलते क्यों नहीं? समझ में आया? मजा आया कि नहीं? ग्रेट। सच्ची अच्छी बोलो, दिल पे हाथ रखे, कैसा लगा आज का सेशन? और ये चीजें तुमको कोई नहीं बताने वाला है। जापान का क्या हुआ था, जिम्बाब्वे, ये मार्केट कैसे मूव करता है, दुनिया की कोई बुक में कहीं पे कोई प्रोफेसर के पास नहीं मिलने वाली है। यू हैव द एक्सक्लूसिव राइट। ग्रेट, समझ गया सब। ग्रेट। तो क्या सीखा आज अपन ने? भाई कोई भी चीज अपन सीखते हैं तो उसको रिवाइज तो करनी पड़ती है ना। क्या सीखा? कोई भी इकोनॉमी का सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इकोनॉमी का, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट के डोमेन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप मुझे बताएंगे? बोलो बोलो, चल चल। करेक्ट। एक, उस इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, और सच्ची बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो तुमको खुद रियलाइज हो जाएगा। और दूसरा, इन्फ्लेशन। भाई पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट इन दो चीज के ऊपर है यार, तुम्हारे को प्रूव करके दिखा दिया और तुमने भी माना इस चीज को, माना, बराबर है। अगर इंटरेस्ट रेट को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो क्या हो जाएगा? लिख के बताओ क्या हो जाएगा? करेक्ट, जापानीज एसेट बबल हो जाएगा, 40 साल निकल जाएंगे उससे निकलने को। अगर इन्फ्लेशन को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। अगर प्रॉपरली आपने मैनेज नहीं किया इंटरेस्ट रेट को, तो इन्फ्लेशन को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो क्या हो जाएगा? हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन हो गया ना तो ऐसा हो जाएगा कि खुद का इकोनॉमी कभी तुम मैनेज ही नहीं कर पाओगे। एंड जिम्बाब्वे आज एक बैंकरप्सी के कगार पर है, बैंकरप्सी के कगार पर है। अच्छा एवरीबॉडी, और यही 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 अगर मैं बात करता हूं तो अभी आपको समझ में आ गया कि सर ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। नहीं मैनेज किया तो प्रॉब्लम है। तो अब चलो आओ, मैं बनाता हूं आप लोगों को आज गवर्नर ऑफ इंडिया। देखते हैं क्या आप सोच समझ पाते हो क्या, कि जो गवर्नर ऑफ इंडिया सोच पाता है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू इज दिस, सपोज यू आर द गवर्नर ऑफ इंडिया। अब देखो थोड़ा ना अपना 15 सेकंड का लैग चल रहा है अपन दोनों के बीच में, 15 सेकंड का लैग चल रहा है, तो 15 सेकंड में थोड़ा वेट करूंगा फिर आंसर दूंगा। सपोज यू आर द आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया एंड इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप क्या करोगे? इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप एज अ गवर्नर क्या करोगे? बोलो बोलो, टेल टेल। सबसे इंपॉर्टेंट काम अब क्या करना होगा आपका? बोलो बोलो, टेल टेल। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका क्या होगा करना? Reduce money supply in the market. Very good. How are you going to do that? By increasing the interest rate. Excellent guys. क्या बात है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया तुम्हारा आंसर सुन के। तो तुम बोलना चाहते हो मनी सप्लाई रिड्यूस करना है, मतलब क्या ना, इसे सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो लिक्विडिटी कम करना है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम करना है तो आप क्या करोगे? सर सीधी सी बात है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे ताकि लोन ज्यादा ना मिल पाए सस्ता, और लोग लोन नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा
कौन से सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आएगा? कौन से सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आएगा आपको मुझे बताना है। कौन से सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आएगा बोलो। जैसे ही मैं बोला ना 15 सेकंड का लैग है, तो 15 सेकंड बाद मेरे पास तुम्हारा आंसर आएगा, तो इट्स ओके। तो बोलो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कौन से सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आएगा और क्या इंपैक्ट आएगा और क्यों इंपैक्ट आएगा, बताओ। सब लॉजिकली समझाए ना तुम्हारे को, तो कम ऑन। एब्सोल्युटली राइट। कैन आई से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आएगा सर? अच्छा, क्या इंपैक्ट आएगा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर? कैन आई से बैंकिंग सेक्टर फॉल डाउन? क्यों? क्योंकि नो लोन नो इनकम, मतलब कम लोन लेंगे लोग, कम इनकम होगा। इसका इंपैक्ट क्या आएगा? पब्लिक घर नहीं खरीदेंगे। घर नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? पब्लिक रियल एस्टेट में कम इन्वेस्ट करेगा, तो कम रियल एस्टेट का सेल होगा। तो कम रियल एस्टेट बनेगा तो सीधी सी बात है, इंफ्रा, सीमेंट, स्टील, पावर, सबका शेयर प्राइसेस अफेक्ट होगा। चाहिए तो अब से नोट करना चालू कर देना, चाहिए तो अब से नोट करना चालू कर देना। खुश? एंड टेल मी विच आर द सेक्टर्स दैट विल गो अप? करेक्ट, वेरी गुड अभिनेश सक्सेना, वेरी गुड ध्रुविल, नाइस। अब मेरे को बताओ कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा? सब थोड़ी ना गिरेगा, कुछ तो ऊपर भी तो जाएगा। तो सेक्टर्स दैट विल बेनिफिट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो सेक्टर्स दैट विल बेनिफिट, बोलो बोलो बोलो, चल चल। करेक्ट, फार्मा। सर दवाई खाना थोड़ी बंद कर दूंगा। देखो, लोग, मार्केट गिर रहा है, उसमें कोई स्टेडी भी रहा ना तो पब्लिक यहां पे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट किया तो इसका डिमांड बढ़ गया, ये बढ़ जाएगा। तो फार्मा, एफएमसीजी और आईटी। आईटी क्यों बढ़ेगा? आईटी क्यों बढ़ेगा? एफ फार्मा और एफएमसीजी तो बढ़ेगा, आईटी क्यों बढ़ेगा बोलो जरा। करेक्ट सर, क्या है ना, डॉलर विल इंक्रीज, डॉलर विल इंक्रीज। और आईटी में इंडिया के मेजर आईटी एक्सपोर्टर्स है, कॉग्निजेंट, इंफोसिस, विप्रो, सारे सारे एक्सपोर्टर्स है। तो अगर ये एक्सपोर्टर्स है तो ये बढ़ेगा। इसका इंपैक्ट क्या आएगा? दैट द आईटी सेक्टर विल इंक्रीज, एफएमसीजी और ये भी इंक्रीज। ओके, अच्छा, कौन से कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा? क्रूड ऑयल एंड गोल्ड, दोनों का प्राइस बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज इंडिया इंपोर्ट करता है इनको, और अगर डॉलर का भाव बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है अपने को ज्यादा देना पड़ेगा। इंडिया इंपोर्ट करता है तो बढ़ेगा। एंड लास्ट चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी, आरबीआई बॉन्ड्स। लास्ट चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो है, आरबीआई बॉन्ड्स क्या, बॉन्ड्स। लास्ट चीज मैंने बताई थी दैट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड का वैल्यू उल्टा क्या होगा? डिक्रीज इन बॉन्ड वैल्यू, डिक्रीज इन बॉन्ड वैल्यू। ए समझ, वाह क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। तुम लोग ने इतना पेशेंटली सुना मेरे को, और इतना अच्छी तरह से अपन लोग ने ये किया। ट्रस्ट मी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकता हूं। तुम लोग मेरे को एकदम ऑनेस्टली बताओ कैसा लगा आज का सेशन? मजा आया? ग्रेट। अब जब अपन अपना अगला सेशन स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी ऑन म्यूचुअल फंड्स। वी विल स्टार्ट विद द बेसिक, एकदम बेसिक से, एंड फिर ऑब्वियसली ऊपर लेते जाएंगे। पढ़ाऊंगा ऐसे ही, एक एग्जांपल दूंगा लाइव जो रियल में हुआ है, उसको मैं कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है प्रैक्टिकली, और फिर अपन उसको सम्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी फ्रूटफुल एक्सपीरियंस। सो डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट मी, यू आर इनटू द सेफेस्ट हैंड्स एवर फॉर दिस सब्जेक्ट, एंड आई एम श्योर वी विल डू ग्रेट फॉर दिस सब्जेक्ट। बट याद रखना, तुम लोग को मुझे एक प्रॉमिस देना है। क्या तुम लोग अभी मुझे व्हाट्सएप करोगे? ये क्या, नेम, लोकेशन, रेडी टू रॉक एएफएम सब्जेक्ट विद 80+ मार्क्स।
एंड इसका मैं तो बोल ही रहा हूं भाई, इसका एक फोटो लेके स्क्रीनशॉट कर लो, या मैं तो बोल रहा हूँ स्टोरी पे डाल दो, तो पता चल जाएगा अपने को दैट यस द आगमन ऑफ दिस सब्जेक्ट इज देयर। क्या तुम लोगों को जोश आया? क्या तुम लोगों को कुछ वैल्यू एड लगा? क्या तुम लोगों को लगा कि यस कुछ सीखने को मिला है आज? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे देखो क्या क्या होगा। इट वॉज द बेस्ट स्टार्ट, थैंक यू सो मच। अभी आगे आगे क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं, कब कब होगा, वो तुम लोगों को मैं व्हाट्सएप करूंगा। सो आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू व्हाट्सएप, डोंट वरी, ठीक है। अभी एक दो दिन अपन लोग थोड़ा या तो यूट्यूब लाइव है या फिर ऐसे ओपन लेक्चर्स के थ्रू रखेंगे, फिर बाद में तुम लोग को ऐप पे मेरा टीम पूरा बता देगा, तब ऐप पे भी आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन, थैंक यू। और ये सुनो सुनो, और एक चीज, ये सारा जो इंफॉर्मेशन करा है ना, सब आगे कनेक्ट होगा। व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, बॉन्ड वैल्यू डिक्रीजेस, ये तुम लोग आगे पढ़ोगे एक चैप्टर में, बॉन्ड वैल्यूएशन। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यूएस डॉलर का भाव बढ़ जाता है, यूएस डॉलर टू रुपी का भाव बढ़ जाता है, ये आप पढ़ोगे फॉरेक्स चैप्टर में। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड भाई। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उससे सिक्योरिटी वैल्यूएशन में कोई कंपनी का शेयर का वैल्यू कम हो जाएगा, ये पढ़ोगे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर में। तो एक एक चीज आगे कनेक्ट होने वाला है। बट आज जो तुम लोगों को ज्ञान मिला है ना, वो प्रैक्टिकली मार्केट कैसे चलता है, किस इन चीजों के ऊपर, वो तुम लोगों को बताया, जो बुकिश वे में कभी मैं नहीं बता पाता। इसके लिए मैं इसको फर्स्ट सेशन में ही बता देता हूँ। एंड तुम जैसे स्मार्ट लोग मिलते हैं जो कनेक्ट भी कर लेते हैं ना इस कॉन्सेप्ट को, तो नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। ओके गाइस, जैसा मैंने बोला, इन केस आपके कोई फ्रेंड्स है उनको भी ज्वाइन करना है, तो यू कैन सजेस्ट देम, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। उनको भी ये डेमो लेक्चर मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा, एंड वहां से भी आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। तो इफ दे फील कंफर्टेबल, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। प्लस मेरे ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस है यूट्यूब पे डेमो के एंड एवरीथिंग, सो उनको भी कंफर्ट चाहिए, दे कैन वॉच दैट एंड दे कैन ज्वाइन मी, ठीक है। ग्रेट, डू लेट मी नो द फीडबैक फॉर द सेशन, एंड यस, मिलते हैं अगले सेशन में विद सम मोर नॉलेज, विद सम चैप्टर स्टार्ट, एंड यस, ओके, मेरा नंबर है, एनीथिंग एल्स आई लेट यू नो। चलो, टाइम फॉर मी टू से hasta la vista गाइस, टेक केयर। एंड सो बुक्स हो, लेक्चर्स हो, कॉन्सेप्ट्स हो, एवरीथिंग मजे से करेंगे, बाय। और मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली कनेक्टेड रखूंगा, सही कर रहा हूं ना मैं? तुम लोग को चाहिए ना कि भाई बुकिश नॉलेज तो देने ही वाला हो भाई, वो तो तुम लोग कंपेयर करने ही वाले हो। सर ने मॉड्यूल में से सारा सम कराया क्या, सर ने आरटीपी कवर किया क्या, सर ने एमटीपी कवर किया क्या, वो सब तो तुम लोग करने ही वाले हो। बट मुझे बताओ, क्या मैं ये जो ग्लोबली तुम लोग को फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड रख रहा हूं, इसी हिसाब से करवाऊ ना, कि खाली आऊ फॉर्मूला बढ़ाऊ सम करवाऊ हो गया, आऊ फॉर्मूला कराऊ सम कराऊ हो गया? ये चाहिए तुमको, या चाहिए कि हाँ फाइनेंशियली इकोनॉमी से कनेक्टेड रख के चीजें अपन लोग समझे, तो और मजा आएगा, और मजा आएगा। ओके, चलो, टाइम फॉर मी टू से hasta la vista. Thank you for attending this session so patiently and peacefully and answering and being interactive. Bye bye. Keep smiling. Thank you so much. बाकी जो भी अपडेट्स है वो आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगे, है ना? तो व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स में ना ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक भेज दूंगा, तो कनेक्टेड रहना उस पर।